Welcome, Bacha Party. I am Jiten K.R. Shukla. My initial is JRK, and you know very well. So today I am going to discuss best question series on conductor part 1. जिस टाइप से 11th फिजिक्स का बेस्ट क्वेश्चन सीरीज चल रहा है और उसमें सिर्फ क्वेश्चंस की बात हो रही है, क्वेश्चंस की डिमांड पे थ्योरी को मैं बता रहा हूँ, वही चीज यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहा हूँ। कंडक्टर्स के हम सारे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे और उस कंडक्टर्स को कंप्लीट करने के बाद हम लोग कैपेसिटर पे जाएंगे। यानी ये क्वेश्चन सीरीज कंटिन्यू रहेगी जैसा मैंने प्रॉमिस किया था। तो अभी जैसे मुझे इसको स्टार्ट करना है, तो अगर मैं ये चाहता हूँ कि 1 मिनट के अंदर कंडक्टर का बेसिक्स हमारे माइंड में रिवाइज हो जाए जिससे हम क्वेश्चन कर पाए, तो वो कैसे करेंगे? देखिए, इसमें कई कंफ्यूजन होते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एक कंडक्टर बना लूँ। कंडक्टर का मतलब होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन को पूरी तरह से घूमने की आजादी हो। और इस स्टेटमेंट में एक चीज ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन को मूवमेंट की आजादी तो है, लेकिन केवल कंडक्टर के अंदर। दे कैन नॉट मूव आउटसाइड ऑफ द कंडक्टर, पहली चीज। तो यहाँ पर जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो मूव कर सकते हैं क्योंकि कंडक्टिंग मटेरियल है। अब अगर मैं इस टाइप के मटेरियल को किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दूं, मेरे कहने का मतलब कि जो ये कंडक्टर है, ये न्यूट्रल है, मैं इसको एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहा हूं। अब सोचिए, जब इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होगी, यानी जो मेरा डायरेक्शन है अप्लाइड फील्ड का वो है लेफ्ट से राइट। इसको मैंने लिखा हुआ है एक्सटर्नल और मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ई नॉट से। अब देखिए, कंडक्टर के अंदर there are so many electrons and they can move inside the conductor, not outside of the conductor. तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, अब इस इलेक्ट्रॉन पर एक फोर्स अप्लाई होगा ड्यू टू दिस एक्सटर्नल फील्ड। जैसा कि फील्ड का कंसेप्ट है कि अब ये इलेक्ट्रॉन इस एक्सटर्नल फील्ड की रेंज में आएगा, तो इस पर जो फोर्स अप्लाई होगा वो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, यानी F इक्वल क्यू ई। अभी मैंने क्यू यूज किया है इलेक्ट्रॉन की जगह, ऐसे। अब इससे क्या होगा, जो कंडक्टर्स हैं उन पर जब फोर्स लगने लगा तो वो सारे इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में माइग्रेट होना स्टार्ट हो जाएंगे, यानी कंडक्टर की वन साइड में। तो जो पॉजिटिव चार्ज है उस पर फोर्स लगता है अलोंग विद द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, तो पॉजिटिव चार्ज कंडक्टर का इधर माइग्रेट हो जाएगा। इससे हुआ क्या, जैसे ही ये होगा तो यहाँ पर देखिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से जनरेट हो जाएगी और वो होगी पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी राइट टू लेफ्ट। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं दो टाइप की फील्ड हमें दिखाई देगी। एक वो फील्ड जो एक्सटर्नल हमने अप्लाई की लेफ्ट से राइट, दूसरी वो फील्ड ड्यू टू द इंडक्शन ऑफ चार्ज और ड्यू टू द माइग्रेशन ऑफ चार्ज और ड्यू टू द फोर्स अप्लाइड बाय द एक्सटर्नल फील्ड to the electron. Due to this, when electron will migrate on the left hand side, then positive charge will migrate on the right hand side and they can produce another electric field. The direction of electric field will be from right to left. तो यहाँ पर अब ये एक डायरेक्शन होगी इधर। इस फील्ड को मैं लिख रहा हूँ इंड्यूस्ड। क्यों? क्योंकि ये चार्ज के इंडक्शन से आई है। और दूसरी जो फील्ड है वो है ई नॉट। अब ये इलेक्ट्रॉन बेचारा फंस जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन पर दोनों साइड में फोर्स लगने लगे। अब क्या होगा कि जब ये कंडीशन आ जाएगी, फील्ड ऑफ एक्सटर्नल यानी मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सटर्नल फील्ड और मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड फील्ड दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो इस इलेक्ट्रॉन पर जो नेट फोर्स है वो जीरो हो जाएगा। तो उस कंडीशन में, या मैं ये कह सकता हूं कि जो नेट फील्ड है वो जीरो हो जाएगी। अब यहाँ पर मेरी एक बात ध्यान से सुनो। ज्यादातर स्टूडेंट्स के माइंड में ये होता है कि इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो। ये स्टेटमेंट सही है, पर इसको थोड़ा और अच्छे से देखिए। अगर मैं आगे बात करूंगा कि ये कंडक्टर है और कंडक्टर के अंदर मैं एक कैविटी बना दूं और उस कैविटी में कोई भी मटेरियल नहीं है, तो वहां पे चीजें फंसने लगती हैं। तो याद ऐसे रखना है कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, ये हमने पढ़ लिया। अब इसको अच्छे से कैसे बोलेंगे? इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो वेयर कंडक्टिंग मटेरियल विल बी प्रेजेंट। यानी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर जीरो होगी जहां पर कंडक्टिंग मटेरियल होगा। ऐसा क्यों? जहां पर कंडक्टिंग मटेरियल होगा वहां पर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उन्हें चलने की आजादी होगी और इलेक्ट्रॉन इस टाइप से चलेंगे, इन सच ए मैनर, वो अपने आप को इस टाइप से लेफ्ट राइट कराएंगे और तब तक वो नहीं मानेंगे जब तक कि उस मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो ना कर दें।
मतलब साफ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो जीरो हो रही है वो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से हो रही है, इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले फोर्स की वजह से हो रही है। तो अगर कोई कंडक्टिंग मटेरियल अंदर होगा ही नहीं, इलेक्ट्रॉन होंगे ही नहीं, तो फील्ड जीरो करेगा कौन? तो एक बार मैं फिर बता दूं, इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर जीरो होगी, बट वहां पर जीरो होगी जहां पर कंडक्टिंग मटेरियल होगा। तो ये कंडक्टर का एक बेसिक लेके हम आगे बढ़ेंगे। कंडक्टर कंडक्टिंग भी हो सकता है और नॉन कंडक्टिंग मटेरियल की भी हम बात करेंगे। तो अब इसके एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। तो विल सी द एग्जांपल नंबर 1। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1। इस प्रॉब्लम में ये बेसिकली आईआईटी 2007 स्क्रीनिंग टेस्ट का आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें ये बोला गया था कि देयर इज ए कंडक्टर प्लेस्ड इन ए एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नॉट, जिसमें इस कंडक्टर को रखा गया है और इसमें कुछ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस दिखाई गई थी, जैसे 1 2 3 4। और ये पूछा गया था कि फाइंड द लाइन हु आर रिप्रेजेंटिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड करेक्टली। कौन सी वो लाइन है जो इलेक्ट्रिक फील्ड को सही से बता रही है? अब देखिए, आपके माइंड में होना चाहिए कि जब ये कंडक्टर हमको बोला जा रहा है कि ये कंडक्टिंग मटेरियल है, इसका मतलब है, मैंने अभी बोला, जहां पर कंडक्टिंग मटेरियल होगा वहां पर इलेक्ट्रॉन अपने मूवमेंट से इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो बनाएंगे, यानी जीरो होगी। तो जो पहली वाली लाइन है वो इस कंडक्टर के अंदर जा रही है। तो जब अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं तो फर्स्ट लाइन नहीं हो सकती। इसी टाइप से सेकंड लाइन भी नहीं होगी। तो दो लाइनें तो आपने तुरंत हटा दी। क्यों? क्योंकि अंदर जब फील्ड ही नहीं है तो लाइन क्यों होगी? अब ये आती है लाइन नंबर थर्ड। इसको देखो, लाइन थर्ड और फोर्थ में कोई एक हो सकता है। अब देखिए, जब इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जीरो है, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है इसका मतलब है, हमने बोला कि पोटेंशियल यहाँ पे यूनिफॉर्म है यानी कांस्टेंट है। कंडक्टिंग मटेरियल, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जीरो होने की वजह से एक इक्विपोटेंशियल सरफेस बन जाएगा। और अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो हम लोगों ने ऐसे पढ़ा है कि ई डी आर और कॉस थीटा। यहाँ से हम एक लॉजिक ले सकते हैं कि जब वी पोटेंशियल कंडक्टर के अंदर हर जगह इक्वल है तो डीवी जीरो होगा। ईडीआर को हटा दो, तो अगर कॉस थीटा का वैल्यू मैं जीरो लिखूं तो थीटा का वैल्यू 90 आता है। और वैसे भी पता है कि अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस पर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस बनाओगे तो वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस होनी चाहिए। तो अगर मैं इसको देखूं तो ये इस सरफेस के साथ यहाँ से एंगल मोर देन 90 नजर आ रहा है, मतलब ये परपेंडिकुलर नहीं है। लेकिन अगर इस लाइन को देखोगे तो सरफेस के साथ एंगल 90 है, इसको भी देखोगे तो ये एंगल 90 है। यानी दोस लाइन हु आर मेकिंग एंगल 90 विद द सरफेस ऑफ कंडक्टर विल रिप्रेजेंट करेक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगी वो लाइन जो सरफेस से 90 एंगल बनाएगी। तो इसमें हमारा जो थर्ड ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा। इसी टाइप से अभी क्वेश्चन को बढ़ाते जाएंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर एक कंडक्टर बना हुआ है। ए पॉइंट इसका टॉप मोस्ट पॉइंट है पेरीफेरी पे, और ये बी पॉइंट है। सेंटर से 4 मीटर की डिस्टेंस पर मैंने एक चार्ज रखा हुआ है क्यू, और मैं ये जानना चाहता हूँ कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट पी हु इज हैविंग डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इज 3 मीटर ओनली, एंड वी वांट टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू इंड्यूस चार्ज। ये देखो लिखा हुआ है ड्यू टू इंड्यूस चार्ज। अब अगर मुझे सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे? देखिए, इसमें एक ही लाइन पे सारा आंसर है। सबसे पहले ये अपने आप से पूछो, जो कंडक्टर मुझे दिया है उसके अंदर कंडक्टिंग मटेरियल है? आंसर होगा यस। तो उसके अंदर के इलेक्ट्रॉन उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो कर देंगे, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। यानी पॉइंट पी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो जीरो होगी, क्योंकि वो कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर है। तो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड पी है वो जीरो है, पर हमारा टारगेट क्या है? इंड्यूस इलेक्ट्रिक से निकालना। तो अब ये जो ईपी फील्ड यहाँ पर है, ये क्यों हो सकती है? ड्यू टू एक्सटर्नल, यानी एक्सटर्नल का मतलब हुआ जो हमारा ये चार्ज रखा है इसका भी फील्ड इसके अंदर होगा, प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस चार्ज का भी होगा। इंड्यूस का मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन लेफ्ट से राइट है तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया होगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया होगा, तो ये इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्वेश्चन जानना चाहता है कि मुझे वो इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए जो इस कंडक्टर के पॉइंट पी पर इंड्यूस चार्ज से मिलेगी। तो मुझे ये पता है कि पी पॉइंट पर फील्ड जीरो होगी क्योंकि कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर है। अब वो फील्ड जीरो होगी
पर ईपी में फील्ड कौन कौन सी शामिल होगी, एक तो एक्सटर्नल और दूसरा इंड्यूस, क्योंकि यही आपस में अपोजिट रिएक्ट करके ही तो जीरो लाएंगे, यही तो मैंने पहले बताया था, और इसका वैल्यू होगा 0। अब मुझे चाहिए इंड्यूस, तो यहाँ पे माइनस साइन आएगा, और ये एक्सटर्नल। एक्सटर्नल फील्ड निकालने का मेथड क्या है, सोर्स ऑफ चार्ज को देखिए कहाँ पर है, ये रहा, कितना है, क्यू है, ये सोर्स ऑफ चार्ज को ले लो, तो यहाँ क्यू ले लिया। अब पी पॉइंट पर डिस्टेंस क्या है, तो इस लाइन को यहाँ से ज्वाइन करा दो, ये 3 है, ये 4 है, पाइथागोरस यूज करोगे ये 5 आ जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 5 का स्क्वायर, यानी इंड्यूस चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो आएगी -kq/5 स्क्वायर। आराम से सॉल्व हो गया। अब इसमें ये देखो, मैं अगर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करूं, मैं बोलता हूं कि ये सेम डायग्राम रखो, अब मुझे ए पॉइंट पर पोटेंशियल बता दो ड्यू टू इंड्यूस चार्ज। अभी मैंने फील्ड पूछा, अब देखना फिर अपने आप से पूछो कि कंडक्टर के अंदर हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होगा, सेंटर टू सरकमफ्रेंस, तो मैं कह सकता हूं कि जो ए का पोटेंशियल होगा वो सी का पोटेंशियल होगा, यानी जो सेंटर पर है वही ए पर होगा, ये हमने पढ़ा है कंडक्टर में। अब देखो ये सी पर जो पोटेंशियल बनेगा उसको बनाने के लिए दो लोग शामिल होंगे, कौन कौन से, नंबर 1 इसके अंदर जो इंड्यूस चार्ज हुआ है उसका भी पोटेंशियल जनरेट करने में रोल होगा, दूसरा वो चार्ज जो मैंने यहाँ से 4 मीटर डिस्टेंस पर रखा हुआ है उसका भी रोल होगा। कैसे सॉल्व करूं, तो पहले मैं लेता हूं इंड्यूस। अब देखिए ये इंड्यूस चार्ज है नेगेटिव लेफ्ट हैंड साइड में, और इसका रेडियस अब मैं ए पॉइंट को खिसका के, यानी पी को मैंने ए पर कर दिया है, तो अब ए का जो डिस्टेंस है वो अब लेना है 3, इस प्रॉब्लम के लिए 3 मीटर सेंटर से ए। इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने पी को थोड़ा अंदर लिया था पर इसको सरकमफ्रेंस पे लिया। तो अब बताइए इंड्यूस चार्ज का पोटेंशियल निकालोगे तो सेंटर से जो इंड्यूस चार्ज है नेगेटिव, तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा, मान लो इंड्यूस चार्ज के क्यू नॉट है, उसका डिस्टेंस क्या होगा 3 मीटर, राइट हैंड साइड में पॉजिटिव चार्ज है तो प्लस होगा, उतना ही होगा इंड्यूस, डिस्टेंस क्या है 3। अब ये आ जाएगा एक्सटर्नल, तो सी पॉइंट के लिए एक्सटर्नल चार्ज जो रखा हुआ है वो 4 मीटर पर रखा हुआ है, तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे KQ/4। अब देखिए ये कैंसिल हो गया, तो जो ए पर पोटेंशियल आया वो कितना आया KQ/4, और यही पोटेंशियल होगा सी पॉइंट पर। अब इससे हमने क्या देखा, आराम से धीमे धीमे सोचना है कि ए पॉइंट पर जब मैं निकालने गया तो मुझे पता था सेंटर से सरकमफ्रेंस सेम है, फिर मैंने सोचा जो सेंटर पर पोटेंशियल होगा उसके लेफ्ट में भी चार्ज होगा जो इंड्यूस वाला है, उसके राइट में भी चार्ज है जो इंड्यूस वाला है, क्या उसका नहीं होगा, बिल्कुल होगा। लेकिन जब मैंने सबको ऐड किया तो इंड्यूस वाला तो कैंसिल हो गया, लेकिन ये ए पर पोटेंशियल तो आ गया, पर मेरा टारगेट क्या है, मैं ये जानना चाहता हूँ कि पोटेंशियल ए पर होगा पर ड्यू टू इंड्यूस चार्ज कितना होगा। तो अब देखिए बात फिर वही आ गई, ए पर जो पोटेंशियल होगा वो ड्यू टू एक्सटर्नल चार्ज होगा और ड्यू टू इंड्यूस चार्ज होगा। अब ये प्रॉब्लम देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाओ, जो ए पर पोटेंशियल है वो कितना है, तो है KQ/4, यहाँ लिखो KQ/4। एक्सटर्नल वाला कितना है, अब ये देखना पड़ेगा कि जो एक्सटर्नल का हमारा डिस्टेंस है वो कितना है, तो मैं यहाँ पे वो डिस्टेंस दिखा देता हूँ। देखो ये है, हमने ये 3 लिया हुआ है, पॉइंट पी मेरा अब यहाँ पर आ गया है, जो एक्सटर्नल चार्ज है वो 4 पे रखा हुआ है क्यू, मैं पी पर एक्सटर्नल किस से निकालना चाहता हूँ। अब ये लाइन देखिए, अगर ये 4 है ये 3 है तो ये हमारा 5 होगा, तो एक्सटर्नल से जो पोटेंशियल मिलेगा वो मिलेगा KQ/5। हमारी जरूरत क्या है, इंड्यूस चार्ज का पोटेंशियल निकालना। अब ये कितने आसानी से आ जाएगा अगर मैं इसको यहाँ पर लिख दूं कि पोटेंशियल ड्यू टू इंड्यूस चार्ज। अब देख सकते हो KQ कॉमन ले लो, लेफ्ट हैंड साइड से मिलेगा 1/4, तो यहाँ पर होगा 1/4 और यहाँ पर होगा 1/5। अब मैं इसमें टाइम नहीं दे रहा हूँ, KQ/20 आने वाला है। मतलब इसमें जो समझाने की कोशिश हुई है दोनों क्वेश्चन में वो ये कि जब इंड्यूस चार्ज से पूछा जाए तो कैसे उसको अप्रोच करोगे। तो अब इसी में हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चलिए बच्चा लोग अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 फटाफट। इसमें थर्ड में क्या है, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ। इसमें
यहाँ पर एक कंडक्टर है, ठीक, और ये जो कंडक्टर है वो इस बार नॉन कंडक्टिंग मटेरियल का बना हुआ है। अब ये कंडक्टर नहीं रह गया, मतलब ये नॉन कंडक्टिंग है, और इसका रेडियस है वो मैं दे रहा हूँ आर। इसमें जो चार्ज का वेरिएशन है वो रो नॉट आर कूलाम पर मीटर क्यूब के अकॉर्डिंग होता है। ये स्मॉल आर क्या है, मैं अगर मैं यहाँ पर एक सेंटर मानूं इस कंडक्टर का, तो स्मॉल आर का मतलब है डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द सरकमफ्रेंस, पूरा नहीं, जैसे जैसे आप सेंटर से आगे बढ़ोगे वो स्मॉल आर के टर्म में समझाया गया है। मतलब अगर मैं यहाँ पर कोई एक पॉइंट पी बता दूं और बोलूं ये पी का डिस्टेंस सेंटर से आर है, ये मतलब है। तो पूरा क्वेश्चन क्या है कि देयर इज ए नॉन कंडक्टिंग स्फीयर एंड वेरिएशन ऑफ चार्ज डेंसिटी इज रो नॉट आर कूलम पर मीटर क्यूब, देन फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। ओके, और पॉइंट पी इज लेस देन कैपिटल आर। व्हाट इज कैपिटल आर? कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसको जब हम लोग अप्रोच करेंगे तो सबसे अच्छा तरीका इसका क्या बताएं? जब भी ऐसी सिचुएशन हम लोगों के पास आती है तो बेस्ट ऑप्शन होता है कि हम गॉस थ्योरम के पास जाएं। अब देखना, अगर मैं यहाँ से आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता हूँ इस नॉन कंडक्टिंग मटेरियल में, तो मैं गॉस थ्योरम को अप्लाई करूंगा। अब देखिए गॉस थ्योरम के बेसिक्स क्या है, इसी बहाने हमें बेसिक्स याद आ जाएंगे। गॉस थ्योरम का जो बेसिक्स है वो ये कहता है कि पहले आप इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर लिखिए, डी ए लिखिए। अब याद करो ये डी ए क्या था, एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस, और यहाँ पर लिखना है इनक्लोज्ड चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी अकॉर्डिंग टू द गॉस थ्योरम हमें वो चार्ज लेना है जो गॉसियन सरफेस के अंदर इनक्लोज हो, और जो ये डी ए होता था ये एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस है। अब अगला स्टेप देखिए, आगे चलते हैं। जब हम गॉसियन सरफेस बनाते हैं तो उसमें सबसे पहले ये देखा जाता है कि आप एरिया वेक्टर लीजिए, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन बताइए, मान लो ये एरिया वेक्टर का डायरेक्शन है। अब चार्ज इसके अंदर इनक्लोज हो गया प्लस, जैसा कि हमें डिस्ट्रीब्यूशन में दिया है, इस आर डिस्टेंस के अंदर पॉजिटिव चार्ज मैंने स्टोर कर दिया। ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी इसी एरिया वेक्टर के साथ जाएगी। अगर मैं ये पूछूं कि एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, तो आप बोलोगे थीटा का वैल्यू 0 है। इससे हमें बेनिफिट क्या होता है कि जब हम लोग यहाँ पर लिखते हैं तो इसका बेस्ट रिप्रेजेंटेशन क्या होता था, वो होता था ई डॉट डी ए, है ना, और इसको हम लोग लिखते थे ई डी ए कॉस थीटा। देखिए जरूरत के अकॉर्डिंग सारी चीजें ऑटोमेटिक याद आ जाती है ना। अब जैसे ही हमने एंगल निकाला हमें ध्यान आया कि डॉट प्रोडक्ट करना है, तो अब इसमें थीटा का वैल्यू जब ये 0 पुट करोगे तो कॉस थीटा तो 1 हो जाएगा। मेरा पर्पज है क्वेश्चन के थ्रू थ्योरी की याद दिलाना। अब मेरे पास आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ई। अब देखना जो क्वेश्चन कहता है वो करते जाओ, जहां फंसोगे अपने आप रास्ता मिलेगा। अब मेरी नजर पड़ी इस डीए पर, ये डीए क्या है, गॉसियन सरफेस का एरिया। मैंने गॉसियन सरफेस की आर रेडियस ली है, तो मैं यहाँ लिखूंगा 4 पाई r²। काम हो गया, आगे बढ़े। अब मुझे बताना है चार्ज इनक्लोज्ड दिस सरफेस। तो सबसे पहले हमने ये सोचा कि जब मुझे इस वाले रीजन का चार्ज निकालना है जो कि मेरा आर रेडियस का है और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो एलिमेंट का हमने ये पढ़ा हुआ है रो इंटू डी भी होता है। पर यहाँ एक प्रॉब्लम और है, ध्यान से सुनना मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। रो जब कांस्टेंट होता है तो इतना लिखने से हमारा काम चल जाएगा, लेकिन यहाँ पर देखो जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है वो भी वेरिएबल है। सेंटर से जैसे जैसे आगे बढ़ोगे वो स्मॉल आर डिस्टेंस के साथ बढ़ेगी। तो अब इसका मतलब क्या है, मुझे कुछ और करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। देखिए क्या करेंगे, मैं यहाँ पर एक एक्स डिस्टेंस पर, ये देखिए ये 3 गोले टाइप के दिखाई दे रहे हैं, इसमें कौन किसको बता रहा है, ये बताएगा स्मॉल आर को, और लास्ट वाला सरफेस बताएगा कैपिटल आर को, और मैंने जो एक और बनाया वो है एक्स डिस्टेंस पर। ऐसा क्यों लिया, मैं ये मान लूंगा कि एक बहुत छोटा सा स्फेरिकल शेप है और इसके अंदर ये एक्स रेडियस में जो चार्ज है, जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है वो कांस्टेंट है। अब मैं यहाँ पर अगर इसको निकालना चाहता हूँ इस एलिमेंट का, इसका थिकनेस लूंगा dx, वही पुरानी स्टोरी आएगी। तो dq अब कैसे निकालोगे, तो रो नॉट इंटू एक्स, ये क्या है,
मैंने ये मान लिया है कि जो ये छोटा सा पोर्शन है, इसके अंदर जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है वो रो नॉट है, और इतना छोटा लिया है कि उसकी डिस्टेंस है x, और वो इतना स्मॉल बनाया है कि उसके अंदर जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है रो नॉट x है, यानी रो नॉट का वैल्यू, रो नॉट मीन्स वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वो कांस्टेंट है। अब ये तो हो गया रो का वैल्यू, मल्टीप्लाई किससे करना होगा, वॉल्यूम से। अब वॉल्यूम निकालने में क्या करोगे, तो मुझे चाहिए कि जो आपने ये एलिमेंट बनाया है इसका थिकनेस के साथ मल्टीप्लाई करो। तो थिकनेस कितना है, dx। अब थिकनेस के साथ जब हम एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम बनेगा। अब एरिया लेते समय बच्चे गलती कर जाते हैं, ये ध्यान रखना ये डिस्क नहीं है, अगर डिस्क होता तो इसका लेंथ होता 2πx, पर ये एक स्फेयर है, तो मुझे एक स्फेरिकल सरफेस का एरिया लेना होगा, थिकनेस से मल्टीप्लाई करोगे तो वॉल्यूम बनेगा। यानी यहाँ पर जो मैं मल्टीप्लाई करूंगा वो होगा 4πx², यानी कंप्लीट जो डी क्यू का वैल्यू आएगा वो कितना होगा, रो नोट इंटू एक्स इंटू डी एक्स इंटू 4πx²। पर हमें चार्ज x डिस्टेंस का नहीं चाहिए, हमें चाहिए यहाँ x इक्वल 0 से और लास्ट की जो बाउंड्री है x इक्वल r तक चाहिए। तो अब मैं इसको लिखूंगा रो नॉट इंटू 4π, अलग कर लो, देखिए x² और x, तो ये होगा x³ dx। 0 से लेकर r तक का हमें चार्ज चाहिए, तो रो नॉट यहाँ पर आएगा इंटू 4π होगा, इसको जब इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ फिर 4 आएगा, और ये वैल्यू होगी r⁴ लिमिट लेने के बाद। अब मैं इस 4 से 4 को कैंसिल कर देता हूँ, तो मेरे पास आएगा रो नॉट पाई r⁴। ये वैल्यू आ जाती है चार्ज की। तो इसकी लड़ाई थी इस क्वेश्चन में बेसिकली पूरी। देखो फिर मैं रिपीट करूं, जब मैंने ये पूरी वैल्यू लिख दी, जब हम लोग इस चार्ज को लिखने के लिए पहुंचे, क्योंकि हमारा टारगेट था इस पी पॉइंट पर जहां पर मैंने गॉसियन थ्योरम अप्लाई की है, इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालना, तो सारा बड़े आराम से होता गया, और इस चार्ज को निकालते ही हम थोड़ा सा फंसे। हमने सबसे पहले रो इंटू डी भी करना चाहा, लेकिन हम वहां रुक गए, क्योंकि रो यहाँ कांस्टेंट नहीं है, रो भी आर के साथ बदल रहा है, तो मुझे एक ऐसा पोर्शन लेना होगा जहां पर मैं इनिशियल वैल्यू यानी रो नॉट को कांस्टेंट मान पाऊं। ये सोच के मैंने छोटा सा रेडियस लिया एक्स, और उस एक्स रेडियस का एक एलिमेंट बनाया जिसका थिकनेस लिया dx, और वहां पर dq की वैल्यू जो मैंने बताया उससे निकाली। अब ये जो वैल्यू आ रही है चार्ज की, जब मैंने इसको इंटीग्रेट किया है तो अब ये वो चार्ज आ गया है जो आर रीजन में बंद है। आर रीजन में बंद होने का मतलब आर रेडियस का ही हमने गॉसियन सरफेस बनाया, तो उस गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज इनक्लोज हुआ है वो चार्ज हमें अब मिल गया है। तो उसकी वैल्यू क्या है, रो नॉट पाई r⁴। अब ये देखिए क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट लिख दो, देखिए पाई से पाई कैंसिल होगा, r² से ये r² कैंसिल होगा, तो ई का वैल्यू आएगा रो नॉट r⁴ अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये वाला 4 अभी बचा हुआ है तो उसको लिख दो यहाँ पर। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई रो नॉट r² अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। इसमें एक चीज बच्चा लोग ध्यान रखना है, ये जो फॉर्मूला आया है इसका हम जबरदस्त यूज करने वाले हैं, इसलिए मैं एक बार फिर से लिख दूं। यहाँ मैंने रो लिखा हुआ है, ये r² है और 4 अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, और इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन बताना होगा। अच्छे से समझ सकते हो कि सोर्स ऑफ चार्ज अंदर रखा हुआ है, आप आर पे जा रहे हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होगी, तो ये भी इसमें जरूरत हमें पड़ेगी। तो अब इसके साथ इसी सीक्वेंस में जैसे क्वेश्चन नंबर 3 के बाद अब हम लोग एक और अच्छा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उसको देखो। अब बच्चा पार्टी इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा चेंज किया है फिर से। जो कंप्लीट कंडक्टर हम लोग अभी तक ले रहे थे, इसमें वो क्या चेंज हुआ है, इसमें हमने अंदर एक कैविटी को बनाया हुआ है, ये देखो, है ना। आउटर रेडियस r2 है, ये रही, और इनर रेडियस का वैल्यू है r1। इसमें जो टोटल चार्ज है इस पूरे अरेंजमेंट में वो है q, और जब कैविटी है उसके अंदर चार्ज नहीं है यानी पूरी तरह से खाली है, और ये बीच में चार्ज का वैल्यू आसपास फैला हुआ है। क्वेश्चन ये कहता है कि फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए, यानी ए पॉइंट यहाँ पर है, बी पॉइंट यहाँ पर है और सी पॉइंट वहां पर है। हमें तीनों पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। जो ए पॉइंट हमने लिया हुआ है उसका डिस्टेंस आप आर कंसीडर कर सकते हो,
बट R1 से कम लेना है, ये क्वेश्चन में बोला गया है। बी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जब कैलकुलेट करोगे तो डिस्टेंस स्मॉल r बताओगे, बट उस r का वैल्यू आउटर रेडियस R2 से कम होना चाहिए, जबकि अंदर वाली रेडियस R1 से ज्यादा होना चाहिए। और EC यानी ये जो लास्ट पॉइंट है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जब कैलकुलेट करोगे तो स्मॉल r का वैल्यू आउटर रेडियस से ज्यादा होना चाहिए। अब देखिए, अगर हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करें और वन बाय वन आगे बढ़ें, तो सबसे पहले अगर मैं पॉइंट ए की बात करूं, तो ए पॉइंट कैविटी के अंदर है, और मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि कोई भी कंडक्टर है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, ऐसे नहीं पढ़ना है। कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। तो जब ये कैविटी बना, इसके अंदर कोई कंडक्टिंग मटेरियल है ही नहीं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ही नहीं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हम जीरो ले सकते हैं, या हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि जब इसके अंदर कोई चार्ज ही स्टोर नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। तो यहाँ पर तो कोई टेंशन नहीं है, यहाँ इसको मैंने जीरो कर दिया। अब नंबर आता है बी पॉइंट का। तो बी पॉइंट देखिए यहाँ पर बना हुआ है। अब मैंने क्या बोला था कि जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, हमारे लिए सबसे अच्छा रास्ता होता है कि हम उसमें गॉसियन सरफेस बनाएं। अगर हम इसमें गॉसियन सरफेस की हेल्प लेंगे, तो ये जो मैंने ब्लैक कलर से लाइन ड्रॉ की है, ये हमारा गॉसियन सरफेस है बी पॉइंट पर। जब हम लोग यहाँ एरिया वेक्टर बनाएंगे तो वो इधर होगा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी साथ में होगी, थीटा का वैल्यू जीरो होगा। और हम फिर उसी स्टाइल में जाएंगे कि पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे, फिर एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस। तो जो गॉसियन सरफेस हम यहाँ पर बनाएंगे, सेंटर से उसका रेडियस मैंने लिया r, तो ये एक स्फेयर है, तो इसका एरिया होगा 4πr²। आगे जाएंगे तो हमें इनक्लोज चार्ज चाहिए होगा, और एप्सिलॉन नॉट। बी पॉइंट के लिए देखिए पूरी स्टोरी आके फिर वहीं पे रुक गई कि मुझे इनक्लोज चार्ज चाहिए। तो वो चार्ज हम कैसे निकालेंगे, अब देखना। सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये स्फेयर है, पर यूनिट वॉल्यूम चार्ज कितना होगा। तो यहाँ पर मुझे बोला गया है कि टोटल चार्ज Q है, मैंने लिख दिया। अब मैं ये जानना चाहता हूँ टोटल वॉल्यूम क्या कितना है, पर ये ध्यान रहे टोटल वॉल्यूम केवल एक r रेडियस का नहीं है, क्योंकि ये जो कैविटी वाला पोर्शन है ये वैकेंट भी है। तो मुझे वो वॉल्यूम लेना होगा जहां पर मटेरियल है, जहां पर चार्ज है। तो उसके लिए क्या करो, 4/3 लिख दो पाई। अब देखिए, मैं पूरा वॉल्यूम ले लूं पहले, जैसे मान लो मैंने लिया R2Q, ये वॉल्यूम हो गया आउटर पूरा। अगर मैं इसमें से अंदर वाले वॉल्यूम को माइनस कर दूं, यानी R1 रेडियस का, तो वो रीजन रह जाएगा जहां पर हमारा चार्ज फैला हुआ है, यानी इस रीजन में। ये वाला जो रीजन है, ये वाला हमारा बचेगा। तो फिर इसमें से माइनस कर लो, यानी R1Q। तो ये हो जाएगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, क्योंकि हम लोग निकाल रहे हैं इसके अंदर चार्ज कितना है, किसके अंदर, हमारी स्मॉल r रेडियस के अंदर। अब किससे मल्टीप्लाई करोगे, वो वॉल्यूम जिसमें चार्ज लेना चाहते हो। तो पाई, उस वॉल्यूम का रेडियस क्या है, स्मॉल r⁴। बट यहाँ पर फिर ध्यान रखना है, यही गलती करोगे, स्मॉल r लोगे लेकिन उसमें से जो बैकेंड पोर्शन है वो तो निकालोगे। तो यहाँ पर होगा -r1Q। ये जो वैल्यू आ रही है, ये वो चार्ज होगा जो इसके अंदर इनक्लोज होगा। अब देखो 4/3 पाई, ये कैंसिल होंगे। अगर मैं फिर इसी फॉर्मूले के पास जाऊं, तो यहाँ पर होगा E इक्वल, इनक्लोज चार्ज का वैल्यू मेरे पास कितना आया, Q, यहाँ से लिख दो, और ये है स्मॉल r⁴ -r1Q अपॉन, ये वाली वैल्यू यहाँ पर बच रही है, तो इसको फिर से लिखो R2Q -r1Q। अब E इंटू 4πr² भी है, और इस फॉर्मूले में एप्सिलॉन नॉट भी है, तो इनको तो छोड़ नहीं सकते। तो यहाँ पर हमें लिखना होगा 4πε नॉट, बट इसके साथ स्मॉल r² भी है, तो यहाँ लिखेंगे स्मॉल r²। यानी बात क्वेश्चन की नहीं है, यहाँ पर एक एक चीज हमें सोचनी है, कौन सा चार्ज कितने में फैला हुआ है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी R1 और R2 के अंदर। अब जैसे लास्ट वाला पूछा था सी पॉइंट पर बताइए, तो जब हम सी पॉइंट पर सॉल्व करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि सबसे पहले सोर्स ऑफ चार्ज पता करो कहाँ है, इस पूरे सर्कल के अंदर है। अगर मैं फिर से गॉस थ्योरम यहाँ पर अप्लाई कर दूं उस कंडक्टर में, तो इनक्लोज चार्ज, देखिए अगर मैं इसको गॉस थ्योरम से ही मान लो आपको सॉल्व करके बताना चाहता हूँ, तो क्या लिखूंगा, E इंटू गॉसियन सरफेस। अब मेरा कितना होगा,
यानी इस आर रेडियस को लेके अगर मैं चलूं, इसको थोड़ा सा अलग बोर्ड पे मैं दिखा देता हूँ, थोड़ा क्लैरिटी आएगी। ये ऐसे, अब मैंने ये गॉसियन सरफेस लिया हुआ है, मतलब इसके अंदर कौन बंद है, हमारा R2, हमारा R1, यहाँ पर है R1 और ये है आपका R2। चार्जेस इसके अंदर हैं जैसा हम लोग अभी बात कर रहे थे, और मुझे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है वो ये है R डिस्टेंस, जहां पर हमने पॉइंट C को ले रखा है। अब जो गॉसियन सर, अब देखिए E इंटू गॉसियन सरफेस का एरिया कितना होगा, इस रेडियस को लेके जाओगे तो ये होगा 4πr²। यहाँ पर अब देखोगे कि जो आपने गॉसियन सरफेस लिया उसके अंदर चार्ज कितना बंद है, तो इस रीजन में चार्ज बंद है। पर इसमें टेंशन क्यों नहीं है, क्वेश्चन ने दिया है कि टोटल चार्ज क्यू है, मतलब इस गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल चार्ज क्यू इनक्लोज है, और ये एप्सिलॉन नॉट हो गया। तो ये सिंपल वैल्यू आ जाता है 1/4πε0 एंड क्यू अपॉन R²। ये किस चीज को जस्टिफाई करता है कि कंडक्टिंग स्फीयर हो या नॉन कंडक्टिंग स्फीयर हो, इफ यू आर गोइंग टू आउटसाइड ऑफ द कंडक्टर, मे बी नॉट कंडक्टिंग और मे बी नॉट कंडक्टिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जस्ट लाइक ए पॉइंट चार्ज की तरह हम लोग इसको ट्रीट कर सकते हैं। तो अब इसमें देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।